Welcome all to Cancer Healing Circle Talks. And before we begin the circle, please allow me to read the guidelines. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle confidential. We trust each one of us has guidance we need within us and we rely on the power of silence to access it. Today we have a very special guest with us, and please allow me to introduce the speaker. Her name is Asmita Chattopadhyay. She is a breast cancer survivor. At a very young age of 29 years, she was diagnosed with breast cancer. Despite the physical, emotional, and mental upheaval that cancer brought in her life, Asmita stood strong like a rock, determined to fight it out. She says, what has happened, but how you tackle with it defines life of people who are around you, supporting you, and the life of people who see you getting out of it and get inspiration from you. वेरी ट्रू अस्मिता, आपने बहुत सही बात बोली है, क्योंकि जो होना है वो तो हो चुका है, बट अब हम उसे कैसे लेते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम लोग चॉइसेस डिफाइन करते हैं और कैसे हम उसको करेजियसली फाइट करते हैं. दैट्स व्हाट डिफाइंस अस एंड डिफाइंस पीपल और अराउंड अस, क्योंकि कैंसर आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज बन गया है और बहुत लोगों को हो रहा है. और रीज़न किसी को नहीं पता, क्योंकि जो लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल था उन्हें भी डिटेक्ट हो रहा है, राइट. कभी भी किसी भी रीज़न से हो सकता है, उसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, रीज़न नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हमेशा. बट अब जब हो गया है तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कैसे हमें एक अपना वेलनेस फॉर्मूला निकालना है, कैसे हम अपने ट्रीटमेंट को वी गो थ्रू द ट्रीटमेंट. दैट्स व्हाट वी कैन डू. वो हमारे कंट्रोल में है, हमारी जर्नी हम डिफाइन कर सकते हैं. एंड यंग एज में जो कि 29 में कैंसर डिटेक्ट होना, आई एम श्योर काफ़ी शौक की तरह आता है, क्योंकि ये एज तो ऐसी होती है जहाँ पे हम अपना, एक होता है ना कि हमने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और हम अभी वी आर स्टेबल इन अवर करियर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर फेज ऑफ आवर लाइफ्स वेयर वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट टू डू एंड रियली लिव अवर लाइफ हैप्पीली एंड जॉयफुल. उस वक्त कैंसर का आना आई एम श्योर यंग लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है. तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, आपका जर्नी कैसा था जब डायग्नोस हुआ था, and what all you have undergone, how you took decisions that you took, and about your family as well. So would like to hear from you. And today I have with me my co-host Astha Kaushik. I request Astha to take it forward from here. Thank you. Hi ma'am, thank you. So hello मैम, हेलो अस्मिता मैम. मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहती हूँ हमारी कैंसर हीलिंग सेशन में. तो आप बता सकते हैं कि आपकी कैंसर जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे आपका डायग्नोज हुआ, कैसे पता चला? Hi Astha, hi Ginger. Good introduction. I was 29 and actually to continue जो आप कह रही थी before that, just one request. So there is some request from people to talk in Hindi and some from English. So we would keep it mixed and to try to make a combination of Hindi and English both together. So हम लोग इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे. Thank you. Sure. मैं हिंदी में ही बात करती हूँ. I think easy हो जाएगा. Just to जो आप कह रही थी ना रिंकू कि 29-year-old थी मैं जब मुझे, which is like last year, मेरा अभी तक 1 साल भी कंप्लीट हुआ है. ट्रीटमेंट हुए, मेरा सर्जरी हैपन लास्ट ईयर सितंबर में. मोर देन ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेकिंग तो होता ही है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, या आप किसी भी एज में आपको ऐसा कुछ हो तो ऑब्वियसली इट इज़ काफ़ी अपसेटिंग होता है. बट व्हाट इज़ इवन मोर प्रॉब्लमैटिक इफ़ यू गेट इट, मतलब इस उम्र में आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो वो जो शॉक लेवल होता है वो भी काफ़ी है. मतलब आप, एंड जैसे आप कह रही थी ना कि
काफ़ी लोगों को हो रहा है। लोग मतलब जो लोग हेल्दी रहते हैं या एक्सरसाइज में रहते हैं, हेल्दी खाना पीना, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हैं, उनको भी हो रहा है। मेरा भी ऐसा ही था। मैं बहुत एक्टिव हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ, ठीक, यू नो, माय लाइफस्टाइल बहुत सॉर्टेड एक तरह से था कि मतलब एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो मैं बहुत ही एक्टिव थी, बहुत हेल्दी थी, जितना यूजुअली लोग रहते हैं। तो उस उस लेवल पे जाके अचानक आपको ऐसा कोई बोल दे कि अच्छा सब कुछ बदलने वाला है बिकॉज आपको कैंसर है, आपको आपको ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, तो मतलब मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट। आप वो शॉक से निकलना इटसेल्फ एक एक स्ट्रगल हो जाता है कि अच्छा ये कैसे हो गया, ये आपने प्लान नहीं किया होता है ना। आप इस एज में तो आप, हाउ डू आई पुट इट, मेडिकल इंश्योरेंसेस भी आप प्लान नहीं करते हो। जब आप 25, 26 और 29 और लेट 20s में, तो आपको लगता है कि मतलब क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। पर हाँ, आई मीन आई जस्ट होप कि मैं इतना तो मैसेज पुट आउट कर सकूं लोगों के, मेरे एज के जो हैं उन लोगों तक के, कि ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। जब मैं हॉस्पिटल जाने लगी ट्रीटमेंट के लिए, तब मैंने रियलाइज किया कि छोटे बच्चों को भी होता है, एंड इट इज क्वाइट कॉमन। तो आई थिंक या वो शॉक से निकलना इज अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम, कि ये अभी आपको हुआ है एंड अभी आपको इसके साथ टैकल करना पड़ेगा, या ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपको इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। एक लाइफ लॉन्ग एक एक लाइबिलिटी की तरह हो जाता है आपके लिए। तो यस मैम, मतलब एकदम बहुत शॉक लगता है एकदम से कि अब एकदम से क्या हो गया है, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होता है। सो मुझे अब ये पूछना है कि आपको पहले से भी कोई प्रॉब्लम थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, या कोई फैमिली हिस्ट्री भी थी कैंसर में? सो आई हाँ, फैमिली हिस्ट्री थी। मेरी मदर जब वो 40 इयर्स की थी, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। या माय my Masi also had cancer, and she eventually died cancer के चलते। but उनको भी around 50 और की एज में हुआ था। प्लस मेरे फादर के साइड पे भी there has been history, my granddad and that side of family। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कैंसर देखा नहीं था, पर मैंने कभी अपने लाइक 20s की उम्र में, या मेरी हम उम्र में किसी को ऐसा सफ़र करते देखा नहीं था, और सोचा भी नहीं था। अब जब आपके लाइफ के, जैसा डिम्पल भी कह रही थी, ये एज पे आप बिल्कुल लाइफ के पीक पे होते हो ना, मतलब पढ़ाई खत्म हो गई, यू आर वेल सेटल्ड, आप मेरी कुछ महीनों पहले शादी भी हुई थी, तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट पे थी उस टाइम पे, कि नया फेज ऑफ लाइफ। तो वही है, मतलब हिस्ट्री भी था। एंड दिक्कत ऐसे में, सिम्टम्स ऐसे में कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट एक स्वेलिंग थी, जो मुझे इनिशियली लगा कि ग्लैंड स्वेलिंग तो होती रहती है, स्पेशली आप अगर स्पोर्ट्स में हो तो आपको पता भी होता है कि थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा, एक्सरसाइज ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है, तो कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स में ग्लैंड स्वेल होने लगती हैं, फिर वो ठीक हो जाती है। मतलब तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब डिस्टर्बेंस भी, मतलब पेन कुछ भी नहीं था, जस्ट अ स्वेलिंग जो आई कुड फील। बट क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है, एंड क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस तो था कि मतलब ऐसा कुछ होता है, तो एक बार ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। तो मैंने ऑब्जर्व किया फॉर 2 months ऑलमोस्ट। मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब ग्लैंड स्वेलिंग है तो जा रहा है कि नहीं, या ये वापस होके वापस आ रहा है, व्हाट इज द सीन। बट आई रियलाइज कि वो जा तो नहीं रहा था। तो इज व्हेन आई इनिशियली वेंट टू अ गायनाकोलॉजिस्ट, थिंकिंग कि प्रोबेबली कुछ गायनी इशू होगा। शी गेव मी टेस्ट, एंड उसके बाद इनिशियली तो उनको भी नहीं लगा था। माय गायनी वाज आल्सो लाइक यूजुअल फाइब्रोसिस या फाइब्रोएडेनोमा कुछ होगा, आप ओरल दवाई लीजिए,
पर क्योंकि मेरा फैमिली हिस्ट्री भी था एंड वो ऑब्वियसली डॉक्टर को बताया था कि ये ऐसा हिस्ट्री है, तो शी वाज लाइक लग तो नहीं रहा है, पर क्योंकि लाइक माय मदर, माय मासी, एवरीबडी हैड इट आफ्टर 40s, आफ्टर 50s, तो ऐसा लगता तो नहीं है, पर आप ऐसा प्रिवेंशन के लिए आप टेस्ट करवा लो, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में तो फिर पता चल ही गया एंड इट वाज उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके, सो लाइक जब आपको डायग्नोज हुआ, सबसे पहली बार आपको पता चला, तो लाइक फैमिली का क्या रिएक्शन था उस वक्त? फैमिली के रिएक्शन से ज्यादा मुझे जब रिपोर्ट आई थी, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक घर पे कैसे बताएं, बिकॉज यू नो इस एज, दिस इज द एज जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप सपोर्ट करोगे आपके पेरेंट्स का, आप उनको हेल्प करोगे, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे एंड आप बनोगे आपके एल्डर्स का सपोर्ट सिस्टम। पर उस टाइम पे उनको जाके फेस करके बताना कि ओके आप मेरे पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आप पे डिपेंड होना है एंड मुझे कैंसर है, वो बताना इटसेल्फ इज रियली डिफिकल्ट। मैंने पहले तो बताया ही नहीं था उनको। मैंने बोला था कि रिपोर्ट में क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डॉक्टर से बात करना है, डॉक्टर से बात करके फिर मैं आपको बताऊंगी। पर माय पेरेंट्स वर स्मार्ट इनफ, उनको समझ में आ गया था कि एफएनएससी रिपोर्ट आई है और मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि नहीं मैं डॉक्टर को दिखा के फिर आपको बताऊंगी कि क्या है। तो दे वर स्मार्ट इनफ, दे अंडरस्टूड एंड ऑफ कोर्स बाय द टाइम एंड आई वाज लाइक मैं घर आती हूँ, मैं घर आके बात करूँगी, बट they understand, they realize कि it's not a good report. ओके, सो लाइक सब डायग्नोज हो गया, आपने बता दिया, तो आपने क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया, क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिया अपनी जर्नी में? तो मुझे कैंसर मेरा डिटेक्ट हुआ था लास्ट ईयर एंड ऑफ अप्रैल, मई टाइम, मतलब दैट वाज द पीक ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। तो उस टाइम पे मूवमेंट, एंड मैं कैलकाटा में थी उस टाइम पे, मूवमेंट restrictions, because already there was a panic because मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो उस टाइम पे तो वैसे भी एक जनरल माहौल था पैनिक का, जब पूरी कंट्री में तब हम सब वी वर ऑल गोइंग थ्रू डिस्ट्रेस टाइम्स एंड सब लाइक देयर वाज लाइक स्ट्रेस एनीवेज। द फर्स्ट थिंग आई डिड, वो मेरा एफएनएससी रिपोर्ट आने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज I got an appointment, कैलकाटा में टाटा मेडिकल सेंटर है। I was like मुझे एक जगह जाना है, एक हॉस्पिटल जाना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना स्केयर भी था ना, कोविड स्केयर तो और ज़्यादा था उस टाइम पे कि मतलब कैंसर चलो हम टैकल कर लेंगे, कोविड कैसे टैकल करेंगे, तब मतलब इट वाज ऐसा सिचुएशन में। तो आई वॉज वेरी क्लियर मेरे दिमाग में कि ट्रीटमेंट ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट होता है। एंड थैंकफुली फॉर्चुनेटली मैं जिस शहर में थी वहाँ पे देयर वाज अ कैंसर सेंटर, टाटा मेडिकल, तो मेरे लिए इजी था। मैंने वहाँ का डॉक्टर, वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट लिया एंड थ्रू आउट द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मैं सिर्फ हॉस्पिटल जाती थी और हॉस्पिटल से वापस आती थी। ऑल्सो बिकॉज जब आपका ट्रीटमेंट होता है, आपका इम्यून सिस्टम तो कम्प्लीटली मतलब चला ही जाता है, जीरो ही हो जाता है। आपका ट्रीटमेंट बहुत ही कैंसर ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो आपका उस टाइम पे इट्स ऑल द मोर नेसेसरी कि आप खुद को प्रोटेक्ट करो, स्पेशली फ्रॉम एनी अदर इलनेस और एनी अदर सिकनेस। तो आई जस्ट chose my doctor and I just continued with whatever my doctor said. राइट, बिकॉज कोविड के टाइम पे इट वाज रियली मतलब बहुत डिफिकल्ट था ट्रैवल करना, मतलब Yes. सारी ऑलरेडी इतना स्ट्रेस रहता था, बहुत प्रॉब्लम्स थी सबके पास, तो मतलब बहुत टफ रहा होगा। Yes, तो
सॉरी, गो ऑन। यू कंटिन्यू। या मतलब आप कह रहे हो टफ रहा होगा, ट्रू, बहुत ही टफ था, बिकॉज मतलब मुझे, मेरा ट्रीटमेंट तो था ही, पर उस टाइम पे हमारा दिमाग में स्केयर ये भी था कि भाई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, उनको बार बार अगर हॉस्पिटल लेके जाना मेरे ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उनको एक्सपोज करना। एंड आई वाज जस्ट नॉट डीलिंग विद माय पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, दे आर ऑल्सो सीनियर सिटीजन। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने डिसाइड भी किया था, एंड माय हस्बैंड हैज आल्सो बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी फॉर्चुनेट to get a very supporting, a very strong support system, because जब मैंने न्यूज़ ब्रेक भी किया उनको कि हमारे बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स, हमने उनको बिठा के बोला कि ये है और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर हमने उनको ये भी बोला था कि मैं अकेली जाऊंगी डॉक्टर के पास, ऑल माई विजिट्स, मेरे साथ कोई सीनियर्स कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपोजर तो और ज़्यादा टेंशन है। मैं मतलब आई थिंक, एंड मैं ये ऑब्वियसली सबको ही बोलना चाहूँगी, जब पता है कि आपकी तबीयत खराब है एंड द नेक्स्ट फ्यू डेज आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, आपको कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वन ऑफ देम वाज कि ट्रीटमेंट में डॉक्टर से मिलना, हॉस्पिटल के अंदर जाना, वेटिंग पीरियड, नन ऑफ इट उस टाइम पे was done by any of the senior citizens हमारे घर पे. It was just me and my husband going and doing all those runs, tests, and hospital में जैसा होता है, आप उस काउंटर पे जाओ, ये करो, उस काउंटर पे जाओ, इससे मिलो, यहाँ पे आप पेमेंट करो, यहाँ पे वेट करो, वो पूरा we were very clear कि पेरेंट्स तो नहीं ही जाएंगे. ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, बिकॉज पेरेंट्स को ये समझाना, उनका भी मेंटल स्टेट ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब कुछ, दे आर ऑल्सो pretty fogged at that point of time ना, कि मतलब उनके आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है, एंड वहाँ पे बैठ के मैं उनको कह रही हूँ कि आप मेरे साथ आ भी नहीं सकते हो, मैं किसी को लेके नहीं जाने वाली हूँ. होता है डिफिकल्ट, वो सारे डायनामिक्स सॉर्ट आउट करना भी डिफिकल्ट है एक तरफ से, प्लस ऑब्वियसली द स्ट्रेसर दैट यू हैव of cancer. राइट. सो आपने ट्रीटमेंट लिया वहां से, तो आपको और कोई क्या हेल्थ इश्यूज हुए आपके ट्रीटमेंट के टाइम पे? जो एंटायर आपका ट्रीटमेंट चला, आपको और क्या हेल्थ इश्यूज हुए थे? आई थिंक आस्था, हेल्थ इश्यूज पर से तो आई एम श्योर आज कॉल पे जो भी है सबको ही रिलेट कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जो आपकी बॉडी में जाती है केमो के टाइम पे, उस पर बेसिक हेल्थ इश्यूज, आपको कांस्टेंट नॉजिया, आपका हेयर लॉस, आपका वीकनेस, बोन्स में पेन, दोज आर तो देयर. उसके साथ जो होता है, क्योंकि आपकी बॉडी भी इतनी वीक होती है, आप खुद इतने बीमार हो रहते हो, आपका देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, मेंटल इलनेस भी होता है साथ में, क्योंकि ऐसा बाउट्स ऑफ डिप्रेशन होता है. मतलब आपका फिजिकल सिम्टम्स जो है, आपका फिजिकल आपका जो तकलीफें हैं दवाइयाँ लेने के लिए, वो तो है, एंड वो कॉमन है, वो सबको है. आई एम श्योर जो भी है यहाँ पे, जो भी whoever is गोइंग थ्रू इट, या जो सर्वाइव करके आगे आ चुके हैं, आप आप केयर गिवर है, आपने किसी को आपके फैमिली में देखा है, आपको वो तो पता है. आपको आपको खाना खाने को नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको कांस्टेंट सर दर्द, कांस्टेंट उल्टी की फीलिंग, फटीग, आप इतने कांस्टेंट, आपको थकान, आपको एनर्जी नहीं है बॉडी में, वो सब फिजिकल एलिमेंट्स तो है. बट जो एक और साइड इफेक्ट, जो तबीयत, व्हेन यू आर सेइंग इलनेस और क्या तकलीफ, तो बिगेस्ट तकलीफ आई थिंक इज एक तो खुद को ये समझाना कि आप बीमार हो, और वो जो डीमोटिवेशन और जो डिप्रेशन वाली फीलिंग होती है, उसमें से निकालना खुद को, एंड वो खुद को ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको उस टाइम पे ये भी लगता है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग, आप सफर कर रहे हो, आपके पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, आपके हस्बैंड सफर कर रहे हैं, एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ मी. ये सारी ये जो थॉट प्रोसेस है ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट मेंटल स्टेट.
यस, लाइक वेरी ट्रू, आई एग्री। सो आपने अपनी ट्रीटमेंट के साइड बाय साइड कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी ट्राई किया, आपके नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई? मैंने नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट पर से मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मेरे डॉक्टर्स, जो मेरे सेट ऑफ डॉक्टर्स उनके जो मुझे ट्रीट कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे उन पे। पर जो मैंने उसके साइड पे किया इज, मैंने खुद से सामने से जाके डॉक्टर को पूछा था कि आप जो मुझे मेरा केमो आप स्टार्ट करेंगे, इतनी सारी मेडिकेशंस हैं, ऑफ कोर्स हार्मोनल चेंजेस होती हैं बॉडी में, तो हार्मोनल चेंजेस से भी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा बिगड़ता है। ये जो डिप्रेशन एंड ऑल, ये हार्मोनल चेंजेस के लिए भी होती है। तो क्या मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करना चाहिए थ्रू माय ट्रीटमेंट? तो डॉक्टर ने भी बोला था कि हाँ ठीक है, आप करिए। टाटा मेडिकल में देयर वाज an onco specialist as well as a psychiatrist. उनके साथ बात करके मैंने आई डिड अ फ्यू सेशंस विद देम, बिकॉज मुझे एक और मेंटल प्रॉब्लम हो रही थी, जो मुझे पता भी थी कि इज अ मेंटल प्रॉब्लम। इज एवरी टाइम जब मुझे हॉस्पिटल जाना होता था, मेरा नॉजिया बढ़ने लगता था। वो एंटिसिपेशन में, मतलब इसके पहले ऑब्वियसली दवाई केमो की दवाई, केमो सेशन के बाद आपको उल्टी आ रही है, समझ में आता है। तो मेरे को उसके पहले से, मेरे को एक दिन पहले से मेरी तबीयत खराब होने लगती थी, वो एंटिसिपेशन में कि दवाई लूंगी तो फिर तबीयत खराब होगी। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, मैं मेरे केमो सेशन के साथ साथ आई वाज आल्सो टेकिंग साइकाइट्रिक हेल्प। साइकाइट्रिस्ट के साथ बात करके मुझे दवाई दे रहे थे टू काइंड ऑफ काम डाउन माई नर्व्स। दैट वाज वन थिंग। दूसरी बात जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोली थी वो है खाना। खाना उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी खा सकते हो, आपको जो मर्जी आप खाओ, विच वॉज अ गुड थिंग, बिकॉज मुझे जो हॉस्पिटल के नर्सेज है टोल्ड कि आप कच्चा मत खाइए, कुछ भी आप खा रहे हो तो कुक करके खाइए। पर उन्होंने समझाया नहीं था कि क्यों। रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो समझना थोड़ा ज़रूरी है जब आप व्हेन यू आर अंडरगोइंग केमो। तो मैं क्या करती थी, मैं डॉक्टर से पूछ लेती थी कि मैं क्या खा सकती हूँ, कैसे खा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा था कुछ भी खाओ, पर इनफ खाओ ताकि आपकी बॉडी कोप अप कर सके मेडिकेशन से। एंड कुक्ड खाना खाओ, बाहर का खाना भी खा सकते हो पर थोड़ा कम खाओ, ताकि बिकॉज आपका पेट खराब रहता है ना, बिकॉज ऑफ ऑल द केमोज। आपका जो लाइनिंग होती है आपके इंटेस्टाइन की, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जिसके लिए आपको उल्टियाँ भी आने लगती हैं। तो आई वॉज फोकसिंग ऑन कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, एंड वो रूटीन की तरह इट वॉज ऑल्सो लाइक थेरेपी फॉर मी कि चल मैं ये खा रही हूँ, मतलब स्ट्रगल फाइट एंड लाइक कॉन्स्टेंटली टेलिंग माई सेल्फ कि मुझसे खाया नहीं जा रहा है, पर मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे ये केमो का जो इफेक्ट है उसमें से मुझे बाहर निकलना है। तो ये दो चीज़ें। तो मैंने ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट पर से नहीं लिया एक्सेप्ट फॉर द साइकाट्रिक हेल्थ, एंड कीपिंग अ वेरी क्लोज चेक कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ। वो जो मैंने एक रेजीम बना लिया था खाने का, दैट एंड एक्सरसाइज, जितना भी जब भी आई कुड, ये लाइक अ रेजीम, लाइक आई वाज इन अ बैटल फील्ड, ये तो करना ही है टाइप्स। बिल्कुल सही, बिकॉज हमने भी देखा है, मतलब नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी में कहूंगी, जैसे एंटी कैंसर डाइट होती है, डाइट आप कैसे अपना ध्यान दे रहे हो, आप अपने लाइफस्टाइल या चेंजेस कर रहे हो, आप एक्सरसाइजिंग वर्कआउट्स कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड आपका ट्रीटमेंट जर्नी भी उससे बेटर होता है। लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल, और ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, सो इट इज रियली हेल्पफुल। एंड इसके लाइक अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं, सो यू ऑलरेडी टोल्ड कि कितना टेंशन था, तो इस टाइम पे तो आपको मतलब इमोशनल स्ट्रेस कितना रहा होगा, मेंटल स्ट्रेस कितना रहा होगा, सो आपने उस सब के साथ मतलब कोप कैसे किया? हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट मेंटल स्ट्रेस जो रहता है? पता है आस्था, मेंटल स्ट्रेस बिगेस्ट प्रॉब्लम ना दैट एटलीस्ट आई फेल्ट, पर मैं बहुत छोटी हूँ। आप यहाँ पे जितने लोग हैं उनको
मुझसे मतलब आई कैन सी मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, तो मुझे शायद एक्सपीरियंस भी कम है ये बोलने के लिए। पर आई थिंक सबसे बड़ा मेंटल डिस्ट्रेस होता है एक्नॉलेज करना कि आप बीमार हो। तो वो स्टेप 1 जब आपको रिपोर्ट पकड़े हो एंड यू नो द रिपोर्ट दैट सेज कि आपको कैंसर है, वो एक्नॉलेज करना कि यू नो आपको ऐसी कोई बीमारी, मतलब कैंसर को लेके हमारे मन में डर भी रहता है। हमने आसपास इतने तरीके के पेशेंट्स देखा हुआ होता है, प्लस व्हाटएवर जो भी जितना भी हमें पता होता है, कम पता है ज़्यादा पता है, जो भी है वो एक्नॉलेज करना इज अ मेंटल स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज वो पूरा बैटल आउट करना। केमो के टाइम पे जो मेडिकेशन के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो और ज़्यादा प्रेशर होता है, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो वो पूरा कोप करना इज अ सेपरेट, मतलब आपको फिजिकली तो आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है केमो के कारण, पर साइड बाय साइड आपको खुद ही फाइट करके यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि भाई ये हुआ है, अभी इससे आगे निकलना है। अभी इससे आगे निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो आपको खुद को यू नो समझा के एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रख के आपको निकलना पड़ता है। क्योंकि एंड वो होता है क्योंकि जब आप ऑलरेडी जब आप गिर चुके हो गड्ढे में, तो आप यू नो आपका साइकोलॉजी भी होता है कि ठीक है, अब मुझे फाइट करके यहाँ से निकलना है, इस गड्ढे से निकलना है। What I used to do is और मैंने डॉक्टर से परमिशन भी ली थी, मैंने उनसे बात किया था कि इफ आई कैन कंटिन्यू माई जॉब। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, हम सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, तो मैं घर पर ही थी। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था कि मुझे कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए, और मेरी डॉक्टर वाज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा था कि आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, आप केमो के लिए आइए, केमो के बाद आप देख लीजिए 2 दिन 3 दिन जितना भी आपका, जब आपका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है उतने दिनों का आप गैप लीजिए, फिर आप ज्वाइन करिए वर्क। तो हाउ इट हेल्प मी कोप वाज मेरा माइंड डाइवर्टेड रहता था थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। आई एंश्योर्ड कि मेरा माइंड डाइवर्टेड है। ऑन द डेज जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मैंने देखा था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि मैं कुछ और करके वो टाइम निकालने की कोशिश मुझसे होती नहीं थी, बिकॉज मैं इतनी बीमार हूँ, मैं मतलब आई कांट इवन गेट अप फ्रॉम द बेड। तो दैट वाज वन टू कीप यू नो डूइंग समथिंग। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ हॉबी। मैं शोज, नेटफ्लिक्स शोज देखती थी जब मैं काम नहीं कर पाती थी। एंड ऑल्सो कीपिंग स्मॉल माइलस्टोन्स कि अच्छा 2 दिन बाद अगर मैं ये 2 दिन सर्वाइव कर जाऊँ तो 2 दिन बाद कुछ है, मतलब कोई एनीथिंग, इट कुड बी लाइक कोई घर आने वाला है, या यू नो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हमेशा आप खुद को समझाओ कि अच्छा ठीक है, 2 दिन बाद ये होने वाला है, या 3 दिन बाद मैं वापस ऑफिस ज्वाइन करूंगी, या व्हाटएवर, हफ्ते भर बाद मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है। आपको बिजी रखिए, आप इन सब कामों में खुद को, इफ यू कीप ऑन डाइवर्टिंग योरसेल्फ, तो दैट वाज हाउ आई कोप। यू नो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म यही था कि कि मैं खुद को बिजी रखूं डूइंग अदर थिंग्स, तो वो मेंटल डिस्ट्रेस काफी कंट्रोल होता है। राइट, जैसे आपने अभी बताया कि मतलब आपने अपना माइंड डाइवर्ट किया, आपने और चीजों पे भी ध्यान दिया, तो इट हेल्प्ड यू। तो Yes. आपकी एंटायर ट्रीटमेंट जर्नी में और ऐसी क्या चीजें रही जिससे कि आपको हेल्प मिली अपार्ट फ्रॉम दिस? एंटायर जर्नी में एक मुझे हेल्प सबसे ज़्यादा, टू बी फ्रैंक, मिली है फ्रॉम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माई पेरेंट्स, माई इन-लॉज, माई हस्बैंड। वो सपोर्ट सिस्टम आई फील काफ़ी ज़रूरी भी होता है कि एक तो एक्सेप्ट करना कि आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं। एट माई एज ये काफ़ी डिफिकल्ट है टू यू नो टू थिंक कि यू नो माई पेरेंट्स आर इन दी एज कि वो मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, जबकि अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ। पर वो सपोर्ट सिस्टम वो कॉन्स्टेंटली, एंड एवरी टाइम आई वुड ब्रेक डाउन सेइंग कि यू नो मेरे कारण सबकी यू नो सबको इतना सफर करना पड़ा बिकॉज मैं इतनी बीमार हूँ। टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम जो हमेशा यू नो
जो आपको कुशन करके रखे, जो आपको कवर करके रखे एंड प्रोटेक्ट करके रखे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे। मतलब मेरा जो पूरा आउटलुक था कि भाई ठीक है, हुआ है, प्रैक्टिकली सोचते हैं, ट्रीटमेंट खत्म करते हैं, ये करना है, ये करना है, उसका एक मेन रीजन वाज दैट मेरे पास मेरा सपोर्ट सिस्टम था। ये लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे। दैट फीलिंग कि मैं अकेली नहीं हूँ। ऑफकोर्स मैं अकेली हूँ इन द सेंस कि वो ट्रिप तो मुझे ही चढ़ने वाली है, वो तबीयत जो खराब, दैट फीलिंग तो मुझे ही होने वाले है, सर्जरी मुझे ही होगी, पर मैं फिर भी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स अकेली नहीं हूँ। इट इज अ ह्यूज हेल्प टू लुक फॉर दैट सपोर्ट। एंड इट इज ऑब्वियसली इमोशनल बैरियर होता है कि आप बिल्कुल आप ऐसा लेट गो करके आप किसी पे इस तरीके से डिपेंडेंट रहो। क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वर्किंग इन योर लेट 20s वुमन हो, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप बिल्कुल आप लेट गो करके किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओ। तो एक बार इफ यू आर एबल टू गेट ओवर दैट बैरियर, एटलीस्ट फॉर मी, once I was able to, barrier was a big barrier, मेरे को काफी टाइम लगा to get out of it, but the moment I had gotten over that barrier, I think it helped me, that support, that letting go कि हाँ ठीक है, मैं मेरे husband मुझे इन चीज़ों में help कर रहे हैं, मेरी मम्मी is constantly cooking for me, taking care of me, Baba is taking me, Baba used to drive me to the hospital, those things help people around you. या सो ओके सो मुझे एक चीज और पूछनी थी। लाइक आपने बताया कि आपने ट्रीटमेंट के वक्त लाइक आपने अपने डाइट चेंजेस किए, आपने मेंटल लाइक आपने कैसे कोप अप किया। आपने अपना पूरा ट्रीटमेंट जर्नी के बाद कोई ऐसा स्पेसिफिक लाइफस्टाइल चेंज है जो अब आप फॉलो कर रहे हो ट्रीटमेंट के बाद? Yes. ये भी बहुत डिसहार्टनिंग होता है सच में, सच बताओ तो, बिकॉज एट दिस एज योर लाइफ, आपको जब आपके हम उम्र आर स्टिल इन दैट लाइफस्टाइल कि ठीक है कुछ नहीं होगा, लेट नाइट्स एंड जंक फूड एंड ऑल ऑफ दैट, वहाँ पे आपको बिकॉज यू गॉन थ्रू दिस, आपको खुद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना पड़ता है। आप में और ज़्यादा कॉन्शियसली एक्सरसाइज में करना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली मेरा डाइट चेक पे रखना पड़ता है कि मैं कितना ज़्यादा जंक खा रही हूँ, कितना ज़्यादा हेल्दी खा रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि क्योंकि मुझे खाना, लाइक आई हैड ऑलवेज बीन अ बिग फूडी, तो जंक एसेस, जंक फूड किसको पसंद नहीं होता है, पर ऑब्वियसली आफ्टर द ट्रीटमेंट मुझे कॉन्शियसली एक एक्सरसाइज रीजिम, एक फूड रीजिम, ये मुझे कॉन्शियसली दीज लाइफस्टाइल चेंजेस आई हैव हैड टू डू। ऑल्सो अनदर थिंग जो मैं अभी हाल ही में आई वाज ऑल्सो टॉकिंग, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि सिर्फ मुझे हो रहा है, बट आई वाज टॉकिंग टू सम मोर फेलो कैंसर पेशेंट्स जो अभी दे हैव रिसेंटली रिकवर्ड, मेरे पहले रिकवर किए हैं, लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। एक और चीज़ जो होती है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो इज द लेथार्जी, नॉट लेथार्जी, फटीग, थकान। आप जो से सपोज मैं कैंसर के पहले जो सपोज मैं 4 घंटा या 5 घंटा बिल्कुल इंटेंसिव कुछ काम कर सकती थी, अभी वो शायद रिड्यूस होकर 2 घंटा हो गया। 2 घंटा में अगर बहुत इंटेंसिवली कुछ काम करूँ तो देन आई गेट, बहुत थकान हो जाती है। टू एक्सेप्ट दैट एंड टू काइंड ऑफ ब्रेक कि ठीक है मैं 2 घंटा इकट्ठा इंटेंसिव काम नहीं करूंगी, मैं हाफ एन आवर करूंगी, फिर मैं ब्रेक लूंगी, फिर मैं 1 घंटा करूंगी, फिर मैं ब्रेक लूंगी, फिर हाफ एन आवर करूंगी। ये दिस इज लाइक अ कॉन्स्टेंट लाइफस्टाइल, दिस अ कॉन्स्टेंट थॉट जो आप खुद पे करना शुरू करते हो, जो प्रॉबेबली आप एक्सपेक्ट करते हो आप थोड़ा और ओल्ड होने के बाद प्रॉबेबली आप इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, पर कैंसर के बाद आई मीन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको आपका हेल्थ खुद ही देखना पड़ता है। तो डिफिकल्ट है, बिकॉज जो मेरे एज के बाकी लोग हैं ऑब्वियसली वो थोड़े और ज़्यादा फिट है, थोड़े और ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो उनके साथ कोप अप करना इज मुश्किल। पर दिस इज हाउ इट इज, लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे ही हैं।
food and exercise and sleep. या आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब भले ही हमारे साथ के जो और फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे एज के जो और लोग हैं, उनको टेंशन नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा कम वो रहता है, बट ऑब्वियसली हमें तो अपना ध्यान खुद ही रखना है ना। तो प्रॉपर सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, सब कुछ ध्यान देना है। तो मुझे एक और क्वेश्चन था कि आपकी पूरी जर्नी में अगर आपको कोई एक ऐसी बेस्ट चीज बतानी हो तो आप क्या बताओगी? मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किस चीज से मिला? क्या आपके साथ कोई आपके फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर थे, या कोई ऐसा स्पेसिफिक थेरेपी या ट्रीटमेंट था, या क्या था जो सबसे बेस्ट रहा आपके लिए आपकी जर्नी में? ये एक्चुअली बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऐसा कोई वन ऐसा एलिमेंट है नहीं. इट इज ऑलवेज अ नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर. जैसे कि मैं कह रही थी कि व्हेन आई से द सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द फैमिली वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव. तो मेरे लिए ये भी काफी मेरे लिए वो ट्रांजिशन भी थोड़ा, ट्रीटमेंट के टाइम पे ट्रांजिशन भी थोड़ा इजी था, बिकॉज माय मदर हैड गॉन थ्रू दिस, राइट. ऑल्दो मेरी मदर को हुआ था ये से सपोज 30 years ago, 20-30 years ago, 25 years ago. तो उनके जब ये ट्रीटमेंट से गुजर रही थी, तब का मेडिकल टेक्नोलॉजी और अभी का मेडिकल टेक्नोलॉजी में काफी फर्क है, बट शी न्यू कि क्या हो सकता है. तो वो प्रीएम्प्टिवली मुझे पहले से ही तैयार, वो जो फूड रेजिम है वो मुझे नहीं पता था. माई मदर हेल्प मी कि बेटा आप ये खाओ, अच्छा ये पसंद है. तो वो डिस्कशन माँ के साथ कि माँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है या कैसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग थी फ्रॉम माई माँ इज ऑल्सो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी, बिकॉज मेरे फैमिली में देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर. तो वो एक प्रीएम्प्टिव, एक इंट्यूटिव एक था कि अच्छा ये हो सकता है, जो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, जिनको रैंडम इन्फेक्शन रहता है, उनको पता नहीं, मतलब उनके पहले फैमिली में किसी को हुआ नहीं है, या इनफ केयर गिवर्स नहीं है जिनको इंफॉर्मेशन है कि क्या हो सकता है. आई थिंक वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड आई लाइक फॉर्चुनेट तो नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इट्स नेवर फॉर्चुनेट टू बी इन दिस सिचुएशन, बट इट वाज हेल्पफुल टू मी कि टू हैव पीपल अराउंड मी जिनको पता है कि क्या हो सकता है, to give me that information. Another thing actually मैं बोलना चाहूँगी जो मतलब mentally बहुत help किया था मुझे through the treatment is reading success stories of other cancer patients जो मैं social media पे ढूंढ के, because obviously मेरी माँ थी जिनके साथ मैं बात कर सकती थी about getting out of this treatment, and मैंने obviously मैंने उसको देखा है as a success story. I've lived with that success story. पर किसी को who is मेरे एज की या मेरे similar age group कि किसी को अपना स्टोरी शेयर करते देख के that really helps. तो मैं constantly social media में या internet पे मैं constantly ढूंढती थी people who are talking about cancer. Actually that also motivated me to talk to more people about मुझे क्या हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट क्या हुआ है, what am I going through right now. It actually motivated me just because जब मैं उस स्टेज में थी, what motivated me was those posts, those social media posts, those people talking about कि उनको क्या, वो किस चीज से गुजर रहे हैं और कैसे गुजर रहे हैं, कैसे कोप अप कर रहे हैं. वो that is very helpful to know कि there are more people out there जो आप अकेले नहीं हो, और भी लोग हैं जो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, एंड वो कैसे कोप अप कर रहे हैं, वो जानना इज वेरी हेल्पफुल. राइट मतलब ये बहुत अच्छी वो होती है कि हमारे पास और ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग उनकी स्टोरी सुन सकते हैं, से शेयर कर सकते हैं. लाइक इवन दिस लाइक हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ इतने लोग आते हैं, सबको पता चलता है कि अच्छा इनको भी ये प्रॉब्लम है, अच्छा इन्होंने ऐसे किया, तो वो भी एक बहुत ही हेल्पफुल चीज होती है, बहुत हेल्प मिलती है, और थोड़ा ना मतलब मेंटली बहुत अच्छा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं.
हाँ, राइट, एब्सोल्युटली। सो दैट इज बिल्कुल। सो लाइक अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स को, तो लाइक क्या होगा वो मैसेज, आप क्या बताना चाहोगे उन्हें? You know, cancer is something, you know, आपको प्रैक्टिकली देखना होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर सकती है। आपको ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, अगर आपको कैंसर है तो आपको कैंसर है। जैसे लोगों को डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, वैसा ही आपको कैंसर है। इज एटलीस्ट ये मैं खुद को समझाती हूँ हमेशा, जब व्हेनेवर मैं थोड़ा लो फील करती हूँ, मैं खुद को हमेशा समझाती थी आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनको देखना पड़ रहा है, उनको सोचना पड़ रहा है। अभी ठीक है, कैंसर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है प्रॉबेबली, बट डायबिटीज भी वैसा ही स्ट्रेसफुल होता है अगर आप देखें तो तो लोग आपके आसपास सभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। तो ऐसा डीमोटिवेट मत होइए। व्हाट यू शुड डू इज, एंड जो हुआ है ऑब्वियसली सर्जरी के कारण, लाइक I had to go through a mastectomy, so that also is obviously has its own stressors, has its own depressive points, but the idea is to love the rest of you. आपको कैंसर है या आपको कैंसर था, जो भी है, the idea is to love the rest of you and make the best of what you have right now. जो हुआ है वो हुआ है, उससे आपको ऐसा वॉरफेयर वाली फीलिंग होनी चाहिए आप जब ट्रीटमेंट में हो, एंड देन जब आप उसके बाहर हो, जब आप when you overcome it, you should just accept it. मेरा यही है, that's how I am like living at the moment, every day, just accepting कि ये हुआ है, and मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, और भी लोग हैं जो किसी ना किसी चीज से वो गुजर रहे हैं। there are lot many illnesses and sicknesses out there जो आपको पता भी नहीं होता है। Cancer thankfully has, some of it has a cure, some of it is curable, so that is what you should just believe in and enjoy whatever you have. Just love it and enjoy. ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था जो अभी आपने मुझे बताया। इट्स लाइक अब जो है सो है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट इस चीज से हमें इतनी चीजें पता चलती है, हमारी लाइफ चेंज होती है, इतनी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो उस चीज को देखना चाहिए, है ना, पॉजिटिव साइड्स को देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप अपने पूरे जर्नी को, अपने पूरे सफर को एक सेंटेंस, एक लाइन में सम अप करना चाहोगे, तो वो क्या होगा? ये बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज मैं आपको इसके पहले भी बोल रही थी कि मेरे लिए आर्टिकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको एक लाइन में शायद मेरी जर्नी समझाना मुश्किल है, बिकॉज एंड आई डोंट थिंक ऐसा मुझे शायद करना भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबकी जर्नी अलग है। तो मैं अब मेरी जर्नी अगर एक लाइन में डिस्क्राइब भी करूँ, वो सेम नहीं होगी, वो अगले 5 कैंसर पेशेंट्स के लिए भी सेम नहीं होगी। तो शायद मैं एक लाइन में जर्नी डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगी, पर मैं बस ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको खुद के साथ ये चैलेंज मान के चलना चाहिए कि आपको इससे आगे निकलना है, आपको इससे बाहर आना है, आपके खुद के वेलबींग के लिए, और आपके आसपास आपकी जो फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, आपको जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इतना इन्वेस्टेड है आपको ठीक देखने के लिए, आपको खुश देखने के लिए, आपको उनके लिए आपकी जर्नी और ज़्यादा आपकी ट्रीटमेंट और ज़्यादा क्विकर करनी पड़ेगी, और ज़्यादा आपको बेटर करनी पड़ेगी। आपको अच्छे से जीना होगा, मैं खुद को बोल दूँगी, आपको अच्छे से जीना होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग आर इन्वेस्टेड इन यू, तो आपको उनकी खुशी के लिए खुद को खुश रखना पड़ेगा। That is probably, if I think of it,
that is probably what my journey also has been. मैं constantly, मेरा struggle था कि मैं इससे उभर के आऊंगी, इससे मैं आगे निकलूंगी, क्योंकि my constant struggle was कि मैं अपने parents को इतना मतलब मेरे कारण उनको इतना कुछ देखना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहती, मैं वो ड्यूरेशन मुझे कम करना था, कैसे भी कर दी. दैट वाज माय जर्नी. माय जर्नी वाज कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कि मैं ये this can't be it, this can't be it, I have to get out of it. My husband can't be like facing this for the rest of his life, and I have to get out of it. I think fight it out is what my journey has been. I don't know, अभी एक sentence में मैं कैसे I don't know, I can't articulate it that well. हाँ, मतलब आपने जैसे समझाया, जैसे बताया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने लिटरली इंस्पायर किया है मुझे. एंड आई थिंक भारती जी का कोई क्वेश्चन भी है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. मैंने आपको अनम्यूट किया है. आपको जो शेयर करना है या जो क्वेश्चन है आप बता सकते हैं. हाँ, ओके. मैडम अश्मिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है. ओके, लेट मी स्टार्ट माय वीडियो इटसेल्फ. ओके, यस. सो मैडम, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और माय क्वेश्चन, आई एम सॉरी, इज दिस माय इंटरनेट? आपकी आवाज general knowledge is, I'm really confused. Is this when my they said internet? the Ashmita ji, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है मैडम? Is it now better? It is better. थोड़ा सा lag है. Is my voice now? Now it's better. हाँ, I can hear you. Okay, that's good. So madam, if the only concern or only question, if it has not bothered you much, because I'm very much confused here. I'm very new in this family. Okay, lucky to be in the family at least. हाँ, तो सिर्फ ये पूछना था मैम कि when you say ना success story, or that is also from Asta Kaushik ji, I think you're from Genco. So if you say the patient's success story, what exactly that mean? That the person is totally out of this scenario, or it is totally successfully out of the situation, he is totally cured, or there is no risk, or there is no follow-up? Like what exactly called success? Because once this were done, because there is no end of a success, but once you said there is a success, so there is a stagnancy. Now it's a stop here. Success should be stopped somewhere, no? So that is my question. If anyone can suggest me, then it would be really kind. Anyone, Genco, either you or anyone. May I know your name again, please? Madam Atul. अतुल जी. सो अतुल जी, जब हम सक्सेस स्टोरी का बात करते हैं, सो इसका मतलब होता है कि सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सक्सेस दैट वी हैव सीन विद पेशेंट्स. हमने अभी 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स के साथ में जर्नी हमारी रही है. सो हमने कुछ पेशेंट्स के साथ में देखा है कि उनको जैसे कि काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि उनको विल टू लिव ही उनकी खत्म हो जाती है. तो वो पेशेंट्स का धीरे धीरे जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट लेते हैं, थेरेपीज करते हैं, इंटीग्रेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, हीलिंग को फॉलो करते हैं, तो उनका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है. दैट्स अ सक्सेस फॉर देम, दैट्स अ सक्सेस फॉर अस ऑल्सो. कि कैंसर का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सफर करेंगे, स्ट्रगल करेंगे. यू कैन स्टिल लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम विद कैंसर. एक तो वो होता है. दूसरा, हमारा सक्सेस का डेफिनेशन ये होता है कि पेशेंट का क्लिनिकल आउटकम इंप्रूव होना चाहिए. क्लिनिकल आउटकम इज समथिंग दैट यू कैन सी इन द रिपोर्ट्स कि उनके ब्लड रिपोर्ट्स अभी बेटर हुई है क्या, सीए लेवल कम हुआ है क्या, CA-19 कैसा है, PSA कैसा है, या फिर आपका पेट स्कैन कैसा है, MRI. तो जो भी उनको स्मॉल इंप्रूवमेंट्स या बिग इंप्रूवमेंट्स अपनी क्लिनिकल आउटकम में दिखते हैं, दैट्स अनदर सक्सेस पैरामीटर फॉर अस. थर्ड इज सक्सेस व्हेन वी से दैट पेशेंट हैज कंप्लीटली क्योर्ड फ्रॉम कैंसर, चाहे वो स्टेज 1 हो, चाहे वो स्टेज 4 हो. जहां पे पेशेंट को बोला गया था कि आपके पास में 6 मंथ्स ही है, 3 मंथ्स है, 1 ईयर है, लेकिन अभी पेशेंट रेमिशन में है. तो पहले तो ये होप भी नहीं थी कि वो रेमिशन में भी आएंगे. पहले डॉक्टर ने बोला था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, राइट. तो उसे भी हम सक्सेस कहते हैं जहाँ पे पेशेंट अब एटलीस्ट रेमिशन में आ चुके हैं.
नेक्स्ट जो हम सक्सेस डिफाइन करते हैं वो ये है जब पेशेंट का 5 years रेमिशन कंप्लीट हो गया है और अब वो एनईडी में है, मतलब ये कि नो एविडेंस ऑफ डिजीज है, पेशेंट इज कंप्लीटली कैंसर फ्री। सो इस तरीके से हम सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अब कौन सा पेशेंट कौन से फेज ऑफ सक्सेस में है, पहले हमारा फेज ये रहता है कि पेशेंट शुड फील बेटर, सेकेंड इज पेशेंट का क्लिनिकल आउटकम अच्छा होना चाहिए, थर्ड ये है कि पेशेंट रेमिशन में आना चाहिए, और फोर्थ ये है कि उनको 5 years रेमिशन में पूरे होने चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन सक्सेस। Okay, thank you very much, madam. Thank you very much. Actually, I'm just confused here. और आपने मेरे confusion को clear कर दिया था, because I'm thinking like people are getting out of people getting this tax success just in a 1 year. Some people are more hanging there for multiple years, but it really doesn't matter. But you have to have certain kind of principle to getting the understand the success actually. So I got the principle or the parameters that was really kind of both of you, and I wish that Ashmita ji will get more better soon, and the ones if we met some other time. Thank you so much. I wish the same for you. Yeah. And in fact, this is to all the cancer patients जो अभी इस जर्नी से निकल रहे हैं कि हमें small steps लेने चाहिए, हमें directly क्योर की तरफ डेफिनेटली हमारा लास्ट एम वही है, बट अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोसेस पे ध्यान दें कि हमारा प्रोसेस क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका प्रोसेस स्मूथ है, अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, अगर आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए, विच इज लाइक फॉलोइंग द राइट डाइट, टेकिंग द राइट सप्लीमेंट्स, हैविंग गुड इमोशनल सपोर्ट, आपके पास अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में कोई ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, आपके अप्स, आपके डाउन्स, आपको शायद कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है कि जीने का मन नहीं कर, आप वो भी उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो हैविंग दैट पॉजिटिव एंड गुड एनवायरनमेंट आपके अराउंड होना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छा होना चाहिए, आपको अंदर से अच्छा फील होना चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको उसी पे ध्यान देना है आज कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है ताकि मैं अपना एक अच्छा आउटकम देख सकूं फ्यूचर में। अब वो फ्यूचर आपके लिए शायद 3 months में आपको आउटकम मिल सकता है, आपको 6 months में भी मिल सकता है, और कुछ पेशेंट्स को 1 year में भी मिला है, बट डेफिनेटली अगर आप सही चीजें करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा आउटकम मिलेगा। क्योंकि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो हम जैसा खाएंगे, जैसी एक्टिविटीज करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही वो आपको आउटपुट देगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एंटी कैंसर लाइफस्टाइल फॉलो करें और अच्छी चीजों को सोचें, तो आउटकम भी डेफिनेटली अच्छा रहेगा। काफी लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, स्टेज 4 से भी ठीक हुआ है, तो उनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। और आपको बस अपना वेलनेस फॉर्मूला क्या है, मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो आपको डिफाइन करना है और आपको इमीडिएटली शुरू करना है। सो या थैंक यू, एंड या ओवर टू यू आस्था। या एंड कुछ देर से दक्ष जी भी हैं जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो दक्ष जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, शी इज पुष्पा जी, वो अपने डॉटर के उससे ज्वाइन करती हैं, तो या ओके। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो ये हमारे, जैसे मेरी ब्रेस्ट की लेफ्ट साइड की सर्जरी हुई, तो जो सॉरी मैम, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? थोड़ी कम आ रही है। अब हुआ मैम? हाँ हाँ। एक्चुअली मेरी लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, तो जो एक्सरसाइज डॉक्टर ने मुझे बताया मैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि जो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें कितने दिन में इम्प्रूवमेंट होता है और प्रॉपर क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं और कितना ये इम्प्रूव कितने दिनों में प्रॉपर हो जाता है, इसके बारे में मुझे मैम देखिए, यस मैम देखिए, एक तो काफी कुछ डिपेंड करता है कि कैंसर की भी अलग टाइप्स होती हैं, तो आई एम नॉट श्योर यू नो कैसे वो मेडिकली प्रॉब्लली डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि यू नो कैसा था, कैसा सर्जरी था। मेरा राइट साइड पे था, राइट साइड मैस्टेक्टोमी हुआ है, मूवमेंट वाइज एंड प्लस एलडी फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन है। तो सर्जरीज एंड ऑल वो सब पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। ऑल्सो पेशेंट के एज, पेशेंट की हेल्थ, प्रीवियसली जैसा हेल्थ है, कोपिंग अप मैकेनिज्म है बॉडी की, उस पर रिकवरी डिपेंड करती है काफी ज्यादा। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है सर्जरी को, मुझे सितंबर में सर्जरी हुआ था लास्ट ईयर। बट
मुझे डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए, अगर भारी सामान आप जितना पहले उठा सकती थी उतना ही आप उठा सकती है, बट टेक इट स्लो। एक्सरसाइज पे आप कॉन्स्टेंटली रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो हाउ डू आई पुट इट, स्टिफनेस नहीं आएगी, पेन रहेगा। मुझे डॉक्टर ने भी बोला है एंड मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, पेन जाने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं। वो बिकॉज वो नर्व्स जो है, वो नर्व्स जो वो काटते हैं, तो नर्व्स को धीरे धीरे जब वो जब सेंसिटिव रहते हैं वो नर्व्स, तो वो पेन थोड़ा सा रहता है। पर आपका मूवमेंट तो लाइक काफी अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा, मुझे ये करने में काफी दिक्कत होती है। नहीं, ये मेरे काफी है, बस मेरे को ये जो शोल्डर से एल्बो तक थोड़ा सा कभी कभी कोई ऐसे वायर की तरह खींचता है, अदरवाइज हाँ मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ। हाँ, हाँ जी। ये मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप ये रोज करिए, क्योंकि अगर हम ये करना बंद कर देते हैं तो फिर वो वापस स्टिफ होने लगता है। फिटनेस आ तो जाती वो करते करते मुझे डॉक्टर ने बोला कुछ साल लगेंगे, प्रॉपर 100% प्रॉपर शायद नहीं होगा, पर ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल के आसपास आने में थोड़ा। नहीं, 100% हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी हम्म, 96 के करीब कर लिया, मैंने काफी कर लिया, जैसे हाँ डॉक्टर से ज्यादा ही हाँ, कर लिया। दिख रहा है, हाँ, दैट इज अमेजिंग। जैसे जितना मुझे डॉक्टर ने, जैसे मैं बैक में जो हमारे दोनों हाथों को बैक करके वो जो एक हाँ नमस्ते की पोजीशन बनाते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। वो एक फिटनेस का एक सैंपल होता है। अगर आप फिट हो, मतलब आपके हाथ अच्छे काम करें, वो मैं हाँ इजीली बैक साइड में नमस्ते वाला दोनों हाथों से मैं कर लेती हूँ। तो वो मैंने ट्राई किया, बट एक मेरा ये तारे खींचता है थोड़ा सा, वो कभी कभी जो ये थोड़े यहाँ वाले पॉइंट में कभी कभी। मैंने तो इतना सारा टिश्यू काटा है, थोड़ा सा तो हाँ वो रहेगा। मैं कह रही हूँ इतना टिश्यूज आपके बॉडी से काटा है, काट के निकाला है, तो हाँ थोड़ा सा तो रहेगा। ये मैं खुद को बोलती हूँ, क्योंकि जब मुझे ऐसा पेन होता है या कुछ होता है तो ये मैं खुद को बोलती हूँ कि इतना इतना बड़ा सर्जरी हुआ है तो उसका कुछ तो इफेक्ट रहेगा। पर डॉक्टर ने बोला है धीरे धीरे जाएगा, तो दैट इज व्हाट आई एम होल्डिंग ऑन टू, बिलीविंग हाँ स्ट्रांग। जी। हाँ जी, क्योंकि डाइट एंड वगैरह और एक्सरसाइज राइट, रेगुलर करने से थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है, काफी आ रहा है। थोड़ा सा ऑल्सो नहीं कहेंगे, काफी आ रहा है। हाँ जी। ये ऑल्सो पुष्पा जी, लिम्फेडिमा का भी इशू रहता है, राइट? सो मैं हाँ क्या जी। कर रही हूँ कि मैं जो ब्रेस्ट कैंसर का अपना सपोर्ट ग्रुप है वहाँ पे मैं लिम्फेडिमा की वीडियोस भेज दूंगी, ओके। ताकि आप सबको जिसका भी सर्जरी हुआ है रिसेंटली सबको फॉलो करना चाहिए वो। एंड जी। उससे काफी लोगों का ठीक हुआ है। इनफैक्ट देयर वाज रिसेंटली वन पेशेंट जिनको किसी ने मिसगाइड किया और उनको बोला कि आपको लिम्फेडिमा के लिए अब एक और सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि हमें प्लास्टिक सर्जन के पास भेजा है और हमें बोला है कि लिम्फेडिमा के लिए अब एक और सर्जरी होगा और हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, क्या करें। एंड देन मैंने उनको राइट लोगों से कनेक्ट करवाया कि लिम्फेडिमा की एक्सरसाइज किस तरीके से करनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट उन्होंने शुरू किया वो करना, और सर्जरी अभी उन्होंने कैंसिल कर दी है, जिसकी अभी, क्योंकि उन्होंने जब दूसरे थेरेपिस्ट से बात किया तो बोला कि नहीं, लिम्फेडिमा की सर्जरी की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपका मेस्टेक्टोमी हुआ है। तो आई विल शेयर दोज वीडियोज जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और वो एक्सरसाइज आप डेफिनेटली करिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं यहाँ पे जो लोग नए हैं और ग्रुप में नहीं है, मैं ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप का लिंक भी भेज रही हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप दूसरे पेशेंट और सर्वाइवर कैरेगिवर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग वहाँ पे काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं डेली। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, अभी सोनू जी भी कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ मैम, मैं आपसे ना, मेरे को कुछ शेयर करना चाह रहा था अपने बारे में। पहले तो मैं बताना चाह रहा था, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरे को सेकंड बार हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरे को कोलन कैंसर हुआ था, तो मेरी गांठ थी, नॉर्मली मैंने वाइस्कोपी करवाई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या है, जब मेरा सेकंड बार आया, पहली बार में भी आया तब भी ठीक था। मेरे को पता लगा, जैसे ऑपरेशन होने के बाद पता लगा मेरे को, वाइस्कोपी में आया नहीं, ऑपरेशन होने के बाद पता लगा। मैं भी काफ़ी मतलब एकदम घबरा गया था। बट मैंने ऑप्शन गूगल में सर्च किया, JN1 को से बात की, सेकंड ओपिनियन लिया, काफ़ी जगह पहले खुद मैंने ट्राई किया, डॉक्टरों से डिस्कस किया। फिर मेरे को JN1 ने मेरे को मैक्स में भेजा। मैक्स में मैंने उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस किया। डॉक्टर ने मेरे को बड़ा पहुँच दिया, बोले कोई घबराने की जरूरत नहीं है,
है परेशानी, दिक्कत है, पर ठीक हो जाएगी। और मेरा ट्रीटमेंट चला और मैं ठीक हो गया था बिल्कुल। 6 मंथ के अंदर मैंने रिकवर कर लिया था। और कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आए थे, बट इवन आप मतलब ऐसे साइड इफेक्ट इतने थे कि मैं कीमो करवाने के बाद अपने ऑफिस पहुंच जाता था। मैं मुश्किल से 3-3.5 घंटे में मेरी कीमो होती थी और मैं ऑफिस पहुंच जाता था। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, बट मैंने कभी अपने माइंड पे हावी नहीं होने दिया उसको। मैंने उसको समझा नहीं। मैं सोचा ऐसे नॉर्मल और बीमारी होती है, ऐसी ये बीमारी है मेरी, ठीक है। अगर हम इसकी केयर करेंगे, अगर हम इसे टाइम से ध्यान दे लिया और हम टाइम से ट्रीटमेंट करवाएंगे और टाइम से इसका मतलब एक्सरसाइज भी करनी है, दवाई भी टाइम से लेनी है, जो हमारे डॉक्टर गाइडेंस कर रहे हैं कि इस एडवाइज कर रहे हैं उस डायरेक्शन में चलेंगे तो मतलब ठीक है। नहीं तो अदरवाइज और बीमारी भी ऐसी हैं कि अगर उनको भी केयर ना करें, हम उनका ध्यान ना दें, तो वो भी हमें लास्ट पॉइंट पे पहुंचा देती हैं। तो ये भी पहुंचा सकते हैं। अगर हम इसको केयर करेंगे तो हो सकता है हम बेटर रहेंगे, और वो बेटर हुआ मेरे लिए। बट फिर अभी लास्ट नवंबर में मेरे को थोड़ा सा दोबारा से प्रॉब्लम आई, और मेरे फिर कोलन में ही लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हट के वहाँ से फिर एक दोबारा से गांठ आ गई। बट अब की बार मेरे को इतना मिसगाइड हुआ कि मैं मैक्स में फॉलो करके मैं एम्स में चला गया, और एम्स वालों ने मुझको पता तो उन्होंने बता दिया कि मेरे को प्रॉब्लम है, बट उन्होंने डेट दी, टाइम दी, इवन मतलब उन्होंने लास्ट बोला कि सर्जरी होनी है। और सर्जरी में भी इतना बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा कि उन्होंने ओपन किया और बंद कर दिया, बोले नहीं आपको नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। और इतना ही इवन उन्होंने ये बोल दिया और हाथ जोड़ लिया मेरे छोटे भाई से कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप सेवा कीजिए। काफी देर को मतलब कम से कम हम भी घबरा गए। बताया अपनी फैमिली, कुछ लोग भी तो होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता समय का कि कब आने वाला है। तो अब मुझे तो पता है ना कम से कम कि मेरे को हाँ दिक्कत है, परेशानी है। अभी मैं पिछले 2 महीने से अपना ऑपरेशन थोड़ा राजीव गांधी में ट्रीटमेंट चल रहा है, नॉर्मल है सब कुछ। थोड़े वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, पर मैंने माइंड पे कभी आए नहीं। हाँ, मैं 1 वीक के लिए मैं अपने ऊपर हावी होने दिया था मैंने, जिसमें मेरी प्लेटलेट भी घट गई थी, मेरा हीमोग्लोबिन भी घट गया था। इवन मैं इतना ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था। मेडिसिन कोई नहीं चली थी, बट मैंने अपने माइंड दिमाग को इतना हावी कर लिया उसको कि मतलब ये बीमारी अब तो मैं गया। बट डॉक्टर ने मेरे को पॉजिटिव किया, मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है उन्होंने पॉजिटिव किया, बहुत सारी बातें कि भाई ऐसे लोग भी तो होते हैं, हम रोज ऑफिस के लिए निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि ये परेशानी है। तो मतलब मेरा सभी लोगों से आग्रह भी है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे इस बीमारी तो है, बट उसको पॉजिटिव लें और इतना सीरियस नहीं लेना है कि आज से 20 साल पहली कंडीशन ना समझे। अभी आप 2022 में जी रहे हो, ट्रीटमेंट है, अगर हम टाइम से अगर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, टाइम से इलाज करवाते हैं, और अपना जो खाने पीने का होता है जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो ध्यान रखें, तो क्योर नहीं होगा तो हम अपनी एक अच्छे से लाइफ जी के जा सकते हैं। ये मैं अपनी चीजें शेयर करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, थैंक यू सोनू जी, आपने शेयर किया। यहाँ पे बिंदु जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। बिंदु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कुछ लोग कैंसर रिलेटेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते थे। कुछ मैसेजेस हमें आए हैं, किडनी कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। सो आप प्लीज़ अपना नंबर इधर चैट में शेयर कर सकते हैं विद योर कैंसर टाइप, या फिर मैं यहाँ पे एक नंबर शेयर कर रही हूँ, आप उधर भेज सकते हैं अगर आपको पब्लिकली नंबर नहीं शेयर करना है तो। 9372976783। आप इस नंबर पे अपना कैंसर टाइप लिख के भेज सकते हैं और हम आपको रिलेवेंट ग्रुप्स में जो कि उस कैंसर टाइप के लिए हम उधर ऐड कर देंगे। थैंक यू। यस और रितु जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप दीपक बोल जी, सकती हैं। राइट, एंड दीपक जी भी कुछ कहना चाहते थे। दीपक जी आपको भी अनम्यूट किया है। थैंक यू। It's for motivation. यस दीपक जी Hello, बताइए। hello, Asmita ji. You are 29, you got this, and you got cured. It is good.
when I today I got one patient, he's only 17 years and she got this disease. She is from USA. So what was your ERPR and HER2? I think you are mute. Get it unmute first. Hi, sorry, I wasn't able to unmute myself. Okay. I was a triple negative case, sir. Okay, TNBC. So what treatment you have taken? Paclitaxel or carboplatin? Paclitaxel. That's good. I hope the other person that you're talking about who's just 17 or only of 17, I hope she recovers as well as soon as possible, and I hope she has enough I know. support around her. It's very sad. We are doing the motivation here. Yeah. My wife is second time winner now. In 2015, she has a cancer. She get cured. Again, she get cancer in 2021. Now she is cured from stage 4. That's great to know. When we say success stories, this is success stories. Yes. कोई Yeah. पूछ रहे थे ना कि सक्सेस क्या होता है, ये जो एटीट्यूड होता है, ये भी सक्सेस है. सबसे पहले आपका विल पावर एकदम स्ट्रॉन्ग रखो. जी जी. Cancer with your strong willpower. Yeah, great. So many success stories, so many inspiring stories around us. And it was great knowing about your journey, Asmita. More power to you, more love to you. And जितने भी लोग इस जर्नी से निकल रहे हैं, सबके लिए बहुत सारी prayers and blessings कि हम सब इससे बाहर आए. इस कैंसर की जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है. सो उससे हम एक लर्निंग लें, इंस्पिरेशन लें और बाकी लोगों को भी हेल्प करें इस जर्नी में. So that's what is our motto at zenonco.io and Love Heals Cancer, जहाँ पे हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं, हेल्प करते हैं. So very very happy to know कि हमारे साथ में इतने सारे और लोग हैं जो कि एक साथ में सब दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं और एक मोटिवेशन है सबके लिए. So we'll take one last question from Ritu. Sure, Ritu, you want to ask something? I will unmute you. Just a second. I'm just trying to find which screen you are on. Meanwhile, I'll just say one thing. Yes. Rightly, what Dimple also mentioned. बात करना बहुत जरूरी है. इंडिया में यहाँ पे लोग, फॉर इंस्टेंस, लड़कियां ब्रेस्ट लेके बात करने में ही शर्म, इतना ज्यादा स्टिग्मा है, इतना ज्यादा शर्म है. कैंसर को लेके इतना ज्यादा स्टिग्मा है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं बाहर कैंसर है, बिकॉज एक ऐसा पहले से माइंडसेट है काफी लोगों का जिनको इतना पता नहीं है कैंसर के बारे में कि कैंसर है तो बस खत्म है. वो भी एक माइंडसेट होता, तो लोग बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं. पर आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है जहाँ पे लोग अपनी बात बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. बिकॉज आप जितने ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस, उतनी ज्यादा मोटिवेशन होती है. तो बात करना मत छोड़िए. ये मैं खुद को भी कहती हूँ कि भले लोग इतना हमेशा सुनते नहीं है, लोग कहते हैं कि लाइक बोल ही रही है, बोलती रहती है, बट ये मत छोड़िए. Simple kudos to what you're doing, really. Thank you, Asmita, and it's an opportunity that we all have received, and glad that we are able to make some contribution and help somebody in need. It's very needed. अभी भी आज भी हम जब मेरा जर्नी तो almost 6 years back था, एंड आज भी हम जब लोगों से बात करते हैं तो इतना ज़्यादा मिसगाइडेंस है कि दुख होता है कि even in today's time there is a lot of misguidance around it. So like this person I was talking about who जिनको किसी ने तो बोला कि आपको लिम्फेडेमा के लिए भी सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो बिल्कुल जरूरत नहीं है करवाने की. तो even this person is very well educated from IIM, उसकी मदर को कैंसर है और and they visited doctor for surgery already, and then he contacted me and I said जरूरत नहीं है, talk to a few more people, and I connected him, and then they are postponing and starting the physiotherapy as soon as possible. So it's very very important that you talk to the right people and get the right guidance, क्योंकि ट्रीटमेंट ऐसा होता है रिवर्सिबल है. अगर एक बार हो गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और ये हमारी बॉडी है, तो जितना बॉडी को हील करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है.
Thank you. And we'll take one question from Ritu. Yeah, Ritu, I'm requesting you to unmute. Hello, can Yeah. you hear me, Asmita ji? Yes, ma'am. Yeah, hello, I'm Ritu. मेरा एक्चुअली नवंबर 20 में हुआ था सर्जरी एंड कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अभी बस टेमोक्सिफिन चल रही है मेरी। तो मुझे ये पूछना था कि एक तो आपने अपनी मदर का बताया कि उनको 20-25 इयर्स पहले हुआ था एंड उनका काफ़ी मोटिवेटिंग लगा मुझे कि इतना अच्छा सर्वाइवल और इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो उनका जैसे कि आप डाइट में मेरे को कुछ चीज़ों के लिए है जैसा कि बोला जाता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और मतलब उन्होंने इतना लंबा समय अपना जो ट्रीटमेंट के बाद इतना अभी है उनका वो तो उसमें उन्होंने क्या चेंजेस बहुत ज़्यादा इस चीज़ में करे जिसका जो पैनिक है इस चीज़ का कि मिल्क खाना और वीट भी ग्लूटेन होता है वो भी उसको भी मतलब स्विच करना मिलेट्स के लिए ये सारी हेल्दी ऑप्शंस तो हम लोग काफ़ी चीज़ों से जान चुके हैं। तो वो सब उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है जैसे टी कॉफी मिल्क एंड ये सारी चीजों के लिए तो वो आप मुझे थोड़ा बता सकेंगी? देखिए मेरी फैमिली या मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ये ऑब्वियसली सबका मेडिकल साइंस की तरफ हेल्थ की तरफ बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। मेरी फैमिली और मेरा बिलीफ सिस्टम है आपने बचपन से आपने जो खाना खाया है आपकी बॉडी इज यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ फूड। तो आप अचानक से अगर आप अचानक से आपका लाइफस्टाइल या डाइट एक बिल्कुल ओवरनाइट चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी को टाइम लगेगा वो अकस्टम्ड होने के लिए। जैसे अगर आप बचपन से रोटी सब्जी दाल चावल अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप आ रही है सडनली बिकॉज आपको कैंसर हुआ है आप वो सब छोड़ के मिल्क छोड़ के आप कुछ और खाएंगे तो आपकी बॉडी को एक तो ऑब्वियसली इतना मेडिसिन है वो सब वो सब से संभलना है प्लस आप फिर से आपका डाइट भी बिल्कुल ओवरनाइट सब कुछ चेंज कर देंगी तो एडेड स्ट्रेस। तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डाइट माई मदर ऑल्सो। दूध या दूध का प्रोडक्ट कभी माँ ने भी नहीं छोड़ा है मैंने भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट आई मेक इट अ पॉइंट टू हैव मिल्क उस टाइम पे भी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑल्सो। दूध कितना भी मुझे उल्टी आए माँ तो पिलाती थी। सो ओके मतलब ये हमारी बिलीफ सिस्टम है बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आपकी हेल्थ आपकी बॉडी माइट बी डिफरेंट। तो आपको अगर लगता है तो आप एक बार किसी डाइटिशियन से बात कर लीजिए या डॉक्टर से बात कर लीजिए। पीपल हियर कुड प्रोबेबली हेल्प विद सम डेफिनेटली ऋतु जी इसमें जैसे अस्मिता ने बताया कि काफी पर्सनलाइज्ड भी होता है चाहे आप कोई भी मेडिसिन या डाइट लें। सो बेस्ड ऑन द कैंसर टाइप एंड स्टेज कौन सा मेडिसिन है क्या ड्रग इंटरेक्शंस हैं और डाइट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल एंड अ पोस्ट फ्रॉम डॉक्टर जुल्का हु इज अ फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट इन इंडिया जो कि प्लांट बेस्ड डाइट का बात कर रहे थे कि इन कैंसर रिकवरी इट कैन प्ले अ मेजर रोल। So an oncologist talking about anti-cancer diet itself shows that, and there are many research on this. So definitely you should follow it because आपका body वैसे ही behave करेगा जैसा कि आप उसको input देंगे और आपके लिए input आपके thoughts और आपका food है। So food actually works as medicine, and we have onco-nutritionist experts. So definitely we can connect you with them. In fact, recently Pushpa ji को भी connect करवाया था, and she also got support. So you can also send a message on the number जो मैंने अभी share किया था. I'll share it again. 729-76783. तो आपको हम लोग डाइटिशियन से कनेक्ट करवा देंगे और फिर आपका रिपोर्ट्स वगैरह भेज दीजिएगा तो उसके बेसिस पे आपको गाइड कर देंगे। ओके 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू डिम्पल जी। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू रितु जी एंड lots of love to everybody. Thank you Asmita for sharing your journey and inspiring many others. And आपकी जैसे आपने बताया कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, so you knew about it and you handled it amazingly well, and today you are there with us, bright, shining, and it's a testimony of that if we plan it better, if our mind
decides that yes this is how I'm gonna do it and ये मेरे को और मैं कर लूंगी, तो डेफिनेटली हम उसको कर सकते हैं. सो यस, काफी लोगों के लिए कैंसर शॉक की तरह आता है. काफी लोगों को इसके बारे में पहले से पता होता है, बट अनफॉर्चुनेटली काफी कम लोगों को पता होता है पहले से. सो हम लोग डेफिनेटली इससे निकल सकते हैं, और कैंसर एक सिर्फ क्रॉनिक इलनेस बन के रहेगा, ना कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. सो बस वी नीड टू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. एंड कुछ भी, किसी को कुछ भी क्वेरी हो आप कभी भी पूछ सकते हैं. मैंने नंबर भी शेयर किया, आप कुछ भी मैसेज क्वेरी भेज सकते हैं, आपको हम कुछ में भी ऐड कर सकते हैं. और एनीबडी वांट टू कनेक्ट, एनी कैंसर सर्वाइवर, किसी कम्युनिटी से, किसी थेरेपिस्ट से कनेक्ट करना है, सो ऑलवेज देयर टू गाइड यू. एंड more power and love to you, Asmita. Thank you for joining us today, and because of you so many different kind souls connected on this platform and held this space for everybody, and really appreciate it. And we look forward to all of you next Healing Circle Talks Saturday 5 p.m. हम आपसे दोबारा मिलेंगे. Thank you everybody and please take care. Yeah, bye. Thank you. Thank you. Thanks Asta. Bye. Thank you everyone.